हमारी टेस्टीज एक दिन में बहुत सारे स्पर्म सेल्स बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं मिलियंस पर डे की, जैसे कि लगभग 300 मिलियन। मतलब अगर आप एक मेल हो और आपके पास 2 काम करने वाले टेस्टीज हैं, तो जब से ये वीडियो शुरू हुआ था तब से तुमने शायद 50 से 70 हजार स्पर्म सेल्स बना दिए होंगे। तो ये सब स्पर्म जाते कहाँ हैं? इतनी एफिशिएंट प्रोडक्शन के साथ कैसे मैनेज करते हो? और स्पर्म सेल रिलीज ना हो तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या फ्रीक्वेंट स्पर्म रिलीज या रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस के रिलीज से हेल्थ बेनिफिट मिल सकती है क्या, जैसे कैंसर रिस्क में कमी हो जाए? ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो शायद हर मेल ने सोचा होगा एक ना एक बार तो यार। तो दोस्तों, हम इन सवालों का जवाब देंगे साइंस के नाम पर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अगर तुमने पहले के मेल रिप्रोडक्शन वीडियोस मिस किए होंगे तो थोड़ी सी रिव्यू चाहिए। तो स्पर्म सेल्स बनते हैं टेस्टिस के छोटे ट्यूब में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ये एक राइट टेस्टिस या टेस्टिकल्स हैं और इनको खोलो तो स्ट्रिंग लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। और अगर एवरेज निकाल लो तो 300 मिलियन पर डे। इस हिसाब से तो भाई साहब 3500 स्पर्म सेल्स बन रहे हैं पर सेकेंड। पर एक और कूल रैंडम फैक्ट बताता हूँ टेस्टिस के बारे में आपको, बढ़िया वाला। अच्छा, आपने कभी ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में सुना है? ये एक बैरियर है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ब्लड से ब्रेन में जाने देता है और एक तरह का प्रोटेक्टिव फिल्टर बनाता है डेलिकेट नर्वस टिश्यूज के लिए। आप सोच रहे होंगे इसका टेस्टिस से क्या कनेक्शन है? वेल, एक ब्लड टेस्टिस बैरियर भी होता है। ये एक्चुअली पूरे टेस्टिस के लिए ब्लड का बैरियर नहीं है, बस ब्लड और डेवलपिंग स्पर्म सेल्स के बीच का बैरियर है ये। इसका मेन रीजन है स्पर्म सेल्स को इम्यून सिस्टम से अलग रखना, क्योंकि स्पर्म सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन समझता है। तो हम इन डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को इम्यून सेल्स से बचाना चाहते हैं। जब स्पर्म सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में बनते हैं तो वो इवेंचुअली एक स्ट्रक्चर में जाते हैं जो टेस्टिस के बैक साइड पे होता है, जिसको एपिडिडिमिस कहते हैं। और इसमें एक कॉइल ट्यूब होता है जिसको डक्टस एपिडिडिमिस कहते हैं। और अगर इसको स्ट्रेट करो तो ये 6 मीटर या 20 फीट लंबा होता है। और यहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं बॉडी से निकलने से पहले। और ये जवाब देता है हमारे इस सवाल का कि कहाँ जाता है ये सब, क्योंकि 20 फीट लंबी ट्यूब में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पर्म सेल स्टोर हो सकते हैं। पर एक 20 फीट लंबी ट्यूब की भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है ना। और थियोरेटिकली अगर एजैकुलेशन कभी ना हो या स्पर्म रिलीज ना हो तो ये ट्यूब पूरी तरह स्पर्म सेल से भर सकती है। अब मैं तुम्हें कोई एपिक स्टोरी नहीं सुना सकता कि जब स्पर्म सेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं, एक्स स्पर्म सेल्स वर्सेस वाई स्पर्म सेल्स। और जो एक्स स्पर्म सेल्स होते हैं और जो वाई स्पर्म सेल्स होते हैं वो अपनी टेल से एक दूसरे को स्ट्रैंगल करते हैं और एपिडिडिमल स्पर्म पॉपुलेशन को हाफ कर देते हैं। पर बात इससे भी ज्यादा सिंपल है। जितना ज्यादा टाइम स्पर्म एपिडिडिमस में रहता है उतना ही वो ब्रेक डाउन या डीजेनरेट होते हैं और एपिडिडिमस के लाइनिंग सेल्स द्वारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो जब न्यू स्पर्म सेल्स हर दिन बन रहे होते हैं, पुराने स्पर्म सेल्स भी रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। ये भी बताता है कि मेल बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर, जिसे वेसेक्टमी कहते हैं, उसके बाद क्या होता है। एक ट्यूब जो एपिडिडिमिस के बाद आती है, वैस डेफरेंस कहते हैं उसे, उसको कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म सेल्स बाहर ना निकले। पर मेल क्लाइमेक्स के दौरान प्रोस्टेट, सेमिनल ग्लैंड्स और बर्बोरेथ्रल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस अभी भी रिलीज होते हैं। और नंगी आंख से बिल्कुल सेम दिखता है, पर माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें कोई स्पर्म सेल नहीं होते हैं। तो क्योंकि स्पर्म सेल्स ब्रेक डाउन या रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं एपिडिडिमिस में, अगर वो रिलीज ना हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कंसिस्टेंट या फ्रीक्वेंट एजैकुलेशन के और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर रिस्क में कमी हो जाए? अब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सारे मेल्स अपने सिग्निफिकेंट अदर के पास जा रहे हैं और रोमांटिकली बोल रहे हैं, भाई साहब, हे आओ जाने वाले मिलके कैंसर रिडक्शन करते हैं। तो आप बताइए, क्या कोई रीजन है फ्रीक्वेंट एजैकुलेशन के लिए? स्पेसिफिकली क्या प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क में कमी वाकई में हो सकती है, जो लाइफ टाइम में लगभग हर 8वें आदमी को अफेक्ट करता है? और अगर रिस्क रिडक्शन है तो ये पोटेंशियल कोरिलेशन क्या है प्रोस्टेट कैंसर रिस्क और एजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी के बीच में? पहले मैंने मेंशन किया था कि प्रोस्टेट सीक्रेशंस बनाता है जो एजैकुलेट का पार्ट होते हैं, और ये प्रोस्टैटिक सीक्रेशन स्पर्म सेल्स को प्रोटेक्ट और नरिश करते हैं। पर एक हाइपोथेसिस है कि अगर प्रोस्टैटिक सीक्रेशंस का बिल्डअप या एक्यूमुलेशन हो जाए तो शायद इसका एक्सेस कार्सिनोजेनिक बन सकता है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसको कभी कभी प्रोस्टेट स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस कहते हैं।
साफ साफ कहूं तो प्रोस्टेट कैंसर के डेवलपमेंट के लिए काफी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि सिर्फ एजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी और पॉसिबल प्रोस्टेट स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस। पर दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज हैं जो मुझे लगता है ज्यादातर मेल्स के लिए काफी पॉजिटिव होंगे। पहला और इस एरिया का एक प्रोमिनेंट स्टडी था जिसमें लगभग 30,000 मर्दों को फॉलो किया गया 46 से 81 साल के बीच, और उन्होंने देखा कि उनकी एवरेज नंबर ऑफ एजैकुलेशंस पर मंथ कितनी थी जब वो यंग एडल्टहुड में थे, जैसे 20 से 29 साल के, मिडिल एज में 40 से 49 साल के, और रिसेंट ईयर्स में भी। और उन्होंने पाया कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एजैकुलेशन का कोरिलेशन था लगभग 20% रिस्क रिडक्शन के साथ प्रोस्टेट कैंसर में, जबकि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एजैकुलेशन के साथ कंपेयर किया गया। अब यार आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है यार। वेल, हाई फ्रीक्वेंसी थी 21 या उससे ज्यादा बार पर मंथ, ये काफी एक्टिव बंच है इंडिविजुअल्स का, जबकि लो फ्रीक्वेंसी थी लगभग 4 से 7 बार पर मंथ। एक और स्टडी ऑस्ट्रेलिया में हुई जिसमें सिमिलर रिजल्ट्स आए। ये एक छोटा ग्रुप था, बस 2300 मर्दों का, पर इसमें पाया गया कि जो मर्द एवरेज 4.6 से 7 बार पर वीक करते थे, उन्हें 70 साल से पहले प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होने की संभावना कम थी, बजाय उनके जो सिर्फ 2.3 बार पर वीक एवरेज करते थे। और ये इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था अगर हाई फ्रीक्वेंसी यंग एडल्टहुड में ज्यादा होती थी। अच्छा, एक लास्ट चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये स्टडीज टोटल नंबर ऑफ एजैकुलेशंस पर काउंट करती थी, चाहे वो इंटरकोर्स से हो, सेल्फ से, या नॉक्चुरल एमिशंस से। और ऑनेस्टली कोई भी 21 नॉक्चुरल एमिशंस या जो हम टीनेज ईयर्स में फ्रीबीज कहते थे उनसे नहीं पाता, समझ रहे हो आप, पर मंथ की बात कर रहा हूं। पर फिर भी उन्होंने कोई भी फ्रीबी या नॉक्चुरल एमिशंस को टोटल में इंक्लूड किया। तो हम इस वीडियो में अब तक डिस्कस की गई इंफॉर्मेशन का क्या करें ये बताइए। वेल, पहले तो हमें पता है कि स्पर्म सेल्स के बिल्डअप की चिंता नहीं करनी अपन को, क्योंकि बॉडी खुद ही उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोस्टेट कैंसर रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई हमको, हम क्या करें। हम क्या इसका मतलब ये है कि बस सबको 21 बार पर मंथ या 5 बार पर वीक के लिए स्ट्राइव करना चाहिए? यार कुछ चीजें कंसीडर करनी है। एक, ये रिस्क रिडक्शन थी लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर के लिए। इसमें हायर रिस्क या ज्यादा एग्रेसिव मेटास्टेसाइजिंग प्रोस्टेट कैंसर इंक्लूड नहीं थे। और ये स्टडीज, खास करके पहले स्टडी वेल डन थी और काफी वेरिएबल्स को अकाउंट में लिया गया था। पर फिर भी पोटेंशियल एरर्स होते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग में जब मर्द अपनी एजुकेशन फ्रीक्वेंसी रिकॉल करते हैं, और अभी भी इस एरिया में ज्यादा रिसर्च स्टडीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल है कि सबको एब्सोल्युटली इस मैजिक नंबर 21 के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मुझे लगता है हमें और स्टडीज और डेटा चाहिए जो इन रिजल्ट्स को रिपीट करे, तब जाके एक डेफिनेटिव जवाब बनेगा। पर ये डेफिनेट ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई हार्म हो सकता है। तो अगर तुम पहले से 21 से ज्यादा बार कर रहे हो तो बढ़िया है, अगर ज्यादा स्ट्राइव करना चाहते हो तो 21 के करीब जाओ, तो गुड लक इन योर जर्नी। और ऑनेस्टली अगर इन 21 में से कुछ उस स्पेशल संबंध के साथ आए जिससे तुम प्यार करते हो और अडोर करते हो अपनी सारी एनाटॉमी के साथ, तो और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो होपफुली तुम्हें इस वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को और सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मैं थोड़ा नर्वस हूँ कमेंट सेक्शन देखने के लिए, लोग क्या रिएक्शन करेंगे। पर लिखो यार, थोड़ा कमेंट करो, हमें बताओ कि इन नंबर्स के बारे में आप क्या सोचते हो। और ऑफ कोर्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में।